ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का गाइडेंस कोचिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और जिसका आधार है प्रतियोगिता दर्पण। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग जून की दर्पण पढ़ चुके हैं, जुलाई की दर्पण पढ़ चुके हैं, अगस्त की दर्पण और सितंबर, इस समय अक्टूबर की दर्पण पढ़ रहे हैं। अक्टूबर की दर्पण में जो हमारा आधार है तैयारी करने का वो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी, खेलकूद, नियुक्ति, पुरस्कार, इन सब चीजों के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो इस दर्पण के, नमस्ते अलका जी, नमस्ते। तो जो इस दर्पण का जो आज का मुख्य बिंदु है, हम जिसे हमें पढ़ना है वो है खेल कूद। आइए खेल कूद में हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या हमारी परीक्षा के लिए जो है लाभदायक है। ठीक, लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। भाई कैसे पढ़ा रहा हूँ कमेंट भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ठीक लोगों को जोड़िए, वहां पर भी मैं आपके लिए लाइव क्लास लेकर के आऊँ। ओके फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हम। देखिए आज खेल कूद आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया होगा। आइए देखते हैं खेल कूद जो अक्टूबर की अक्टूबर की प्रतियोगिता दर्पण में क्या महत्वपूर्ण है। पहला जो पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर है, विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। क्या है? विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कैसी चैंपियनशिप है? जूनियर। जूनियर चैंपियनशिप किसे कहा जाता है? जूनियर खेल कोई जिसमें जो आपकी जो खिलाड़ी की उम्र होती है वो 20 साल से कम होती है, जिसमें 20 साल से अधिक हो जाती है वो सीनियर हो जाता है। तो जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? देखेंगे विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, सबकी समस्या है कि बस ज्योति की समस्या है? आप लोग बताइए, आप सभी की स्क्रीन पर स्क्रीन शो नहीं हो रही है? जल्दी बताइए भाई। सब ठीक है? ज्योति थोड़ा नेटवर्क में चले जाओ, क्योंकि स्क्रीन नहीं शो हो रही है। अगर हमारी तरफ से कोई समस्या होगी तो किसी एक की होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 20 वर्ष से कम उम्र के एथलीट्स के लिए विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कीनिया के नैरोबी में किया गया। कहाँ किया गया? नैरोबी में हुआ। नैरोबी कहां पर है? केन्या में है। कहां पर है? केन्या में है। नैरोबी कहां पर है? केन्या में है। ठीक, हाँ। तो विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ? नोट करेंगे कहां पर हुआ? नैरोबी में हुआ। कहां पर हुआ? नैरोबी में। अब भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक, कुल मिलाकर कितने पदक जीता? 3 पदक जीता भारत ने। कुल कितने पदक जीते? 3 पदक जीते। ठीक, आइए देखते हैं। अमित कुमार, रजत पदक किसने जीता? अमित कुमार। तो नोट करिएगा, विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता था? अमित कुमार। और महिलाओं की लंबी कूद में किसने जीता था? शैली सिंह। तो एक शैली सिंह है, शैली सिंह, और दूसरा अमित कुमार। तो हम देख रहे हैं विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो हमने चर्चा की भाई विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन केन्या में किया गया था। केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ था। ठीक, और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो भारत ने कुल 3 पदक जीता। कितने कांस्य पदक जीता? 2। 1 कांस्य पदक जीता और 2 रजत पदक। रजत पदक किसने जीता? शैली सिंह महिला में जीती हुई हैं और अमित कुमार जो हैं पुरुष में जीते हुए हैं। बस इतना ही आपको इसमें जानना है। यहाँ पर ये अमित कुमार जी की फोटो है, आपकी स्क्रीन पर पहुंच गई होगी। ठीक, ये अमित कुमार जी की फोटो है, आपकी स्क्रीन पर पहुंच गई है, दिख रही होगी आप सभी को। ठीक, अमित कुमार। और उसके बाद शैली सिंह, ये महिला है,
इन्होंने भी क्या किया है, एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया, केन्या में किया गया। इसमें भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए, 3 पदक प्राप्त हुए। 3 में भारत को कितने रजत पदक मिले, कितने कांस्य पदक मिले, तो भारत को कुल जो है 2 रजत और 1 कांस्य पदक मिला, 2 रजत और 1 कांस्य पदक मिला। समझ में आ गया होगा। और इस विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की रैंक कितनी थी, तो 12 रैंक थी, 12वीं रैंक थी। इसमें पहली रैंक किसकी रही, केन्या की रही। कुल कितना पदक जीता है इसने, 16 पदक जीता है। 8 पदक, 8 स्वर्ण और 1 रजत और 7 कांस्य पदक जीता है। बस इतना ही जानिए। भारत की रैंक कितनी, भारत के बारे में ज्यादा जानकारी रखिए। भारत ने कुल कितने पदक जीता, 3 पदक जीता। कितने रजत, कितने कांस्य, 2 रजत 1 कांस्य। और क्या जीता, और किसने जीता, अमित कुमार ने जीता। और किसने जीता, शैली सिंह ने जीता। हमको लगता है कि अब आपका तैयार हो गया होगा। आप सभी जो है नोट करते हुए चलिए। अगर नोट नहीं करेंगे तो मामला बनेगा नहीं। ठीक, आप सभी नोट करते हुए चलिए। नोट कर रहे हैं आप सभी, बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक, हाँ, आगे आइए। बिल्कुल शशांक जी, बिल्कुल आगे आइए, देखते हैं और क्या है इसमें। बस इसमें और कुछ नहीं है, तो आपको इतना ही जानना था। अगला है टोक्यो ओलंपिक्स में एथलेटिक्स स्पर्धा में 3 नए विश्व रिकॉर्ड। तो इसको आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है, हमने ओलंपिक में देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन, बैडमिंटन में अश्विनी चिन्नप्पा व सिक्की रेड्डी की जोड़ी मास्टर बैडमिंटन में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज पैरा ओलंपिक देखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। अगला है क्रिकेट। क्रिकेट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध T20 श्रृंखला बांग्लादेश ने 4-1 से जीती। तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में मैंने बताया है कि वही आएगा जो भारत कहीं पर उपलब्धि होगी। ये आगे रहा है। हाँ, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला, क्या भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला कब हुई, 2021 में हुई, इंग्लैंड में हुई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोनों श्रृंखलाएं क्या रही, बराबर रही। इसमें क्या रही, भारत और एक वर्षा के कारण रद्द हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि श्रृंखला के दूसरे लॉर्ड्स टेस्ट में शतकीय पारी खेलकर KL राहुल लॉर्ड्स के मैदान में, लॉर्ड्स का मैदान है वहां पर क्रिकेट का, भारतीय बल्लेबाज बने। भारत के 89 वर्षों के टेस्ट के इतिहास में ये तीसरा अवसर है जब लॉर्ड्स के मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीता गया। तो कब कब जीता गया था, ये तीसरी बार है। इसका नेतृत्व किसने किया था, विराट कोहली ने किया था। किसका नेतृत्व किया था, कप्तान कौन थे, विराट कोहली किए थे। पहले तो आप नोट करिए, भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला 2021, भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला 2021 कहां पर हुई, ये इंग्लैंड में हुई। लिखिए आयोजन स्थल, क्या लिखेंगे, आयोजन स्थल। आयोजन स्थल क्या रहा इसका, इंग्लैंड, इंग्लैंड का लॉर्ड्स मैदान। पहला मैच तो तीन मैच होने थे, जिनमें से पहला मैच तो वर्षा के कारण क्या हो गया, बाधित हो गया। दूसरा मैच भारत ने जीता और तीसरा मैच इंग्लैंड ने जीता। इस तरह से ये प्रतियोगिता क्या हो गई, बराबरी पर रही। इस पर रही, बराबरी पर रही। इसका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 3 बार है जो टेस्ट मैच भारत ने इंग्लैंड की धरती पर जीता हुआ, लॉर्ड्स के मैदान स्टेडियम में जीता हुआ है। तो वही 3 कब कब जीता है, यही हम लोगों को इसमें देखना है। भारत के 89 वर्षों के टेस्ट इतिहास में तीसरा अवसर है। कितने, 89 वर्षों से जब से टेस्ट खेल रहा है, तीसरा वर्ष है जब लॉर्ड्स के मैदान पर कोई टेस्ट मैच भारत ने जीता। क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले, ये नोट करिएगा, क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले
लॉर्ड्स मैदान पर विराट कोहली से पूर्व कपिल देव ने 1986 में जीता था, और धोनी ने कब जीता था? 2014 में कोई टेस्ट मैच यहां पर जीता था। तो आपको बस यही इतना जानना है कि भाई अभी जो हाल ही में 2021 में इंग्लैंड और भारत की टेस्ट श्रृंखला हुई थी, ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में। 3 टेस्ट मैच खेले गए थे, जिसमें से एक जो है मैच निरस्त हो गया था वर्षा के कारण, पहला। दूसरा भारत ने जीता, और तीसरा किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। बराबर पर यह श्रृंखला समाप्त हुई, और ये तीसरा अवसर है जब लॉर्ड्स के मैदान पर भारत ने किसी टेस्ट मैच को जीता हुआ है। इसके कप्तान कौन थे? विराट कोहली थे। ठीक। और क्रिकेट का मक्का किस क्रिकेट स्टेडियम को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स को कहा जाता है, और ये कहां पर है? इंग्लैंड में है। बस इतना ही आपके लिए इसमें से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल। ठीक। डूरंड कप, ये ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? डूरंड कप। तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बस यही इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। हालांकि जब हम पूरा समरी लेकर के आएंगे तो आपको यहां से बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, जब समरी लेकर के आएंगे तो यहां से बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो उस समय हम काफी लर्न करा देंगे कौन सा खेल किससे संबंधित है, और आपका उसी में से एग्जाम में जो आएगा फंस जाएगा। बस इसमें इतना ही जानिए आप। अगर आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं, 1 मिनट। ठीक, थोड़ा सा इसको जान लीजिए भाई। डूरंड कप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और डूरंड कप कब इसकी शुरुआत हुई थी, कब से हो रहा है, कहां पर खेला जाता था, तो आप देख लीजिए इसको थोड़ा सा। विश्व के तीसरे सबसे पुराने व एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट, क्या एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है और विश्व का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है डूरंड कप। 130वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। कहां पर हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। तो आपसे अगर पूछा जाए भाई डूरंड कप का आयोजन कहां पर हुआ, तब क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल में हुआ। कहां पर हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पेज पर चलते हैं। कि हाँ हुआ कोविड। अब इसमें और क्या देखना है? एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट पहली बार कब हुआ था? ये डूरंड कप 1888 ईस्वी में। कब हुआ था? कब हुआ था? 1888 ईस्वी में हुआ था। डूरंड कप पहली बार कब हुआ था? 1888 में। कहां पर हुआ था? डगसई, हिमाचल प्रदेश। कहां पर हुआ था? डगसई। यहां पर देखेंगे आप, ये 1888 में हुआ था, डगसई में हुआ था, और कहा? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और किसके नाम पर इसे डूरंड कप कहा गया? तो मोर्टिमर डूरंड थे। कौन थे? मोर्टिमर डूरंड थे। थोड़ा सा जान लेने से क्या होगा, आपको रोचकता बढ़ जाएगी, और आप कभी भी डूरंड कप खेल अगर आपके सामने आता है तो आप कभी भी इससे घबराएंगे नहीं। तो डूरंड कप का आयोजन कब पहली बार हुआ? 1888 में हुआ। एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। कहाँ का? एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है ये। ठीक। और सबसे पहले कहां पर खेला गया था? हिमाचल प्रदेश के डगसई में खेला गया था। किसके नाम पर इसका नाम डूरंड पड़ा? मोर्टिमर डूरंड के नाम पर पड़ा। किस खेल से संबंधित है ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। बस यही इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट कर लिए होंगे, याद हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए हैं सभी? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का ब्रिटिश ओपन 2021, तो आपके लिए बिल्कुल नोट कर लिए होंगे। हाँ, आपको मैंने बताया कि आप अपने पास एक ईयरफोन ले लेंगे, आप नेटवर्क में चले जाएंगे, नोटबुक और पेन, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे, बात का नहीं रखेंगे। बात का रखने पर क्या होता है, नोट्स बाद में बना लेंगे, फिर नोट्स बन नहीं पाता है।
हम अपनी स्पीड थोड़ी धीमी कर देंगे, लेकिन आपको नोट्स साथ में बनाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल अलका जी, बिल्कुल। गोल्फ, गोल्फ में क्या है, महिलाओं का ब्यूटी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों का द ओपन चैंपियनशिप, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट होगा वही हम देखेंगे। अगला है WTO कंटेंडर बुडापेस्ट, ये भी आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। चेक अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस साथियान का खिताब, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते, बहुत सारे खेल रहते हैं, आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आपके लिए। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो क्या है, वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन 2021, इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है भाई, सिंसिनाटी मास्टर कप किससे संबंधित है, नोट करिए। सिंसिनाटी मास्टर कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। बस इतना ही नोट करिए, बाकी कौन जीता कौन हारा ये बाद में देखेंगे हम, यहीं पर देख लेते हैं, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंसिनाटी सिंसिनाटी मास्टर कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। नोट कर लिए आप लोग? इसको खत्म करके फिर बैक आएंगे हम लोग। ठीक, इतना नोट कर लिए, फिर अभी पहले यहां पर देख लेते हैं। ये जो फोटो आपको दिखाई पड़ रही है लियोनेल मेसी की है। किसकी है? ये जो फोटो आपको दिखाई पड़ रही है, नोट करेंगे, लियोनेल मैसी की है। अब आपके सामने जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है, भाई लियोनेल मैसी किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? नोट करिए। कहाँ गए हैं, किससे खेल रहे हैं, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपसे ये पूछा जाएगा, ये उसके सुपर ट्रेड पुलिस से ऊपर की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, सुपर ट्रेड पुलिस इन सब की परीक्षा से ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, कि बार्सिलोना एफसी का साथ छोड़ लियोनेल मेसी कहां पर गए हैं? पेरिस सेंट जर्मन से। तो ये संस्थाएं हैं, बार्सिलोना और एफसी क्या है? संस्थाएं जिसकी तरफ से खेला जाता है। जैसे अपने यहाँ आईपीएल होता है, आईपीएल में बहुत सारी टीम होती है, उसी तरह से ये टीमें हैं, बार्सिलोना एफसी और पेरिस सेंट जर्मन। अगर आप ज्यादा जानकारी रखना चाहते हैं तो आप ये रखिए कि इस समय जो लियोनेल मेसी हैं वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, किस खेल की तरफ से खेलते हैं, किस संस्था की तरफ से? पेरिस सेंट जर्मन की तरफ से खेलते हैं। बाकी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि लियोनेल मेसी किस खेल से जुड़े हुए हैं, या कौन सा खेल खेलते हैं? तो कौन सा? फुटबॉल। और इसी तरह से एक और फोटो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये भी किस खेल से संबंधित हैं? ये भी फुटबॉल से हैं। किससे हैं? फुटबॉल से हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित, किस खेल से जुड़े हुए हैं? फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। लिख लीजिए, बस दो फोटो आपको दिखाई पड़ी, बाकी ये कहां पर गए हैं ये आपको दिमाग नहीं लगाना है। बस इतना जानिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हुए हैं? फुटबॉल से। लियोनेल मेसी कौन सा खेल से जुड़े हुए हैं? फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। नोट कर लिए आप सभी? जल्दी बताओ भाई, नोट कर लिए हैं? आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लिए होंगे रेनू जी, अलका जी, शशांक जी। मुझे पता है कि आप सब लोग ऑनलाइन हैं, बीच बीच में आप लोगों को जानना जरूरी रहता है। बोरिंग तो नहीं हो रही है? समझ में तो आ रहा है? क्योंकि ये सब नई चीजें हैं, इनको आपको अभी क्या होगा, अभी नए नए शब्द हैं, आपको इन्हें समझना पड़ता है। ठीक, स्क्रीन पहुंच रही है आपकी? चलिए, समझ में आ रहा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नई नई चीजें हैं, बाद में आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं हम, अगली पेज पर चलते हैं। तो मैंने पूछा था आप लोगों से
हाँ, सिंसिनाटी मास्टर कप किस खेल से संबंधित है? तो आप लोगों ने टेनिस से बताया था। ये आपको देखिए दिया हुआ है, हालांकि इसको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई भारतीय की उपलब्धि होगी तब ऐसे खेलों को जानने की जरूरत पड़ती है। तो मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ भाई, ये पुरुष एकल में भी कोई भारतीय विजेता उपविजेता नहीं है, महिला एकल में भी नहीं है, पुरुष एकल में भी नहीं है, और महिला एकल में कहीं पर कोई पुरुष नहीं है भारतीय। तो हमको कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं इसको जानने की। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक फोटो आपके सामने पहुंच गई होगी, इंपॉर्टेंट है। क्या है? टोक्यो में टोक्यो में अनुशासनहीनता के आरोप पर विनेश फोगाट का निलंबन चेतावनी के पश्चात वापस। तो ये आपकी जो स्क्रीन पर फोटो दिखाई पड़ रही है, ये किसकी है? ये विनेश फोगाट जी की है। किसकी है? विनेश फोगाट जी की है। देख लीजिए आप खूब अच्छी तरह से। ये क्या है? ये पहलवान है, महिला पहलवान है। तो आप बस यही इतना पूछे जाएगा विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित जुड़ी हुई है, तो आप लगाएंगे एथलीट्स से। किससे जुड़ी हुई है? एथलीट्स से। या महिला पहलवान है, उसके अंदर में जब जाएंगे तो पहलवान हो जाएंगी। ठीक, महिला पहलवान है। इनको जो है टोक्यो ओलंपिक से पहले क्या किया, अनुशासनहीनता के कारण इन पर क्या लगा दिया गया था? इनका निलंबन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? इनका निलंबन कर दिया गया था। ठीक, और फिर ये किससे जुड़ गई? फिर ये जो है, फिर इनका निलंबन रद्द कर दिया गया और आगे ये फिर जो है टोक्यो ओलंपिक में खेल सकती हैं। क्या रीजन था, क्या था, ये सब हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं, ना हमारे एग्जाम में आएगा। बस हमको ये जानना है कि भाई विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं। तो ये कुश्ती से संबंधित हैं, पहलवान हैं, कुश्ती से संबंधित हैं, महिला खिलाड़ी हैं। नोट कर लिए आप लोग? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फार्मूला 1 रेस। तो फार्मूला 1 रेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, काट देते हैं इसको हम। अब आइए विविध, थोड़ा सा विविध देखते हैं हम लोग। ठीक, विविध में क्या हम लोगों को देखना है? टोक्यो में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के कोच। टोक्यो में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के कोच, आइए देखते हैं। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट भी है और इससे हमारी इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है हमारा। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। तो आप लोग जानते हैं ये जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते थे। क्या जीते थे? हाँ, जेवलिन थ्रो में बहुत चर्चित रहे थे। हमने आपको पूरा का पूरा एक क्लास ओलंपिक पर लिया है। आज पैरा ओलंपिक की क्लास लेंगे। ठीक, हाँ, इसके बाद पैरा ओलंपिक ही आ रहा है। आज पूरी आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से प्रश्न बन जाते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। ठीक, तो नीरज चोपड़ा के जो हैं कोच कौन थे? क्लाउड बार्टोनिट्स, जर्मनी के, व हुए जोहोन, जर्मनी के। तो आप लोग इसे याद मत करिएगा, बस इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। मीराबाई चानू, भारोत्तोलन, ये आपका रजत पदक और स्वर्ण पदक जीतने वालों का नाम भी। तो विजय शर्मा ही को याद रखना, क्योंकि ये भारत के ही। कौन है? मीराबाई चानू के कोच कौन थे? विजय शर्मा जी। और कहां से थे? भारत से थे। रवि दाहिया जी ने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। कमाल मालिको रूस के थे इनके कोच। बजरंग पूनिया, ये कुश्ती से संबंधित थी, कांस्य पदक जीती हुई थी। साको बेंटिनिडिस जॉर्जिया के थे। कठिन है, आप लोग नहीं रट पाएंगे इसको, रटना भी नहीं है, बस एक बार यहीं पर रिवीजन कर ले रहे हैं। ठीक, लवलीना बोर गोहेन मुक्केबाजी से थी। ठीक है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से थी। और पुरुष हॉकी की टीम के कौन थे? ग्राह रीड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट कौन सा? मीराबाई चानू का। विजय शर्मा भारत से ही इनके कोच थे और इन्होंने
मीराबाई चानू ने रजत पदक दिलाया था। कितना क्या दिलाया था? रजत पदक दिलाया था। तो 2 रजत 1 कांस्य, 2 रजत 1 स्वर्ण, बाकी कांस्य मिला हुआ था। हम लोगों ने जब ओलंपिक देखा था तो पूरा बृहद रूप से ओलंपिक को देखा था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट भी करेंगे। प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई टोक्यो ओलंपिक में 32वां टोक्यो ओलंपिक था, तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? प्रश्न लिखिए, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो एक ऑस्ट्रेलिया की तैराक है जिसका नाम है एम्मा मैक्यून। क्या नाम है? एम्मा मैक्यून। यहां पर है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ऑस्ट्रेलियाई तैराक खिलाड़ी है। प्रश्न क्या है? टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो कौन है? ऑस्ट्रेलियाई तैराक है, एम्मा मैक्यून ने जीता। किसने जीता? एम्मा मैक्यून। ये महिला है। कौन है? ये महिला है, सर्वाधिक भी है और महिला भी है। जबकि पुरुषों में किसने जीता? और सर्वाधिक स्वर्ण 5 स्वर्ण पुरुष किसने जीता? तैराक किसने जीता? अमेरिका के थे, कैलेब ड्रोसेल। कौन थे? कैलो, 1 मिनट, कैलेब ड्रेसल। नोट कर लीजिए इसे, बस ये इतना नोट करना। नोट कर लिए होंगे आप सभी। ये यहाँ पे टोक्यो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है? एम्मा मैक्यून है। और ये आपका कैलेब ड्रेसेल दूसरे नंबर पे ये रहे हैं। और पुरुषों में भी इनका स्थान आ गया है। कितना जीते हुए हैं? 5। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए इस पर हमने चर्चा किया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या है अभी इसमें। बस ये आपका खेल समाप्त हो गया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे पैरा ओलंपिक। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? पैरा ओलंपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पैरा ओलंपिक देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपिक, पैरा ओलंपिक हर परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें रखा था कि आज टोक्यो ओलंपिक के साथ टोक्यो ओलंपिक आपको पढ़ा दिया था और टोक्यो पैरा ओलंपिक आज इसको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए जो दिखाई पड़ रहा होगा वो पैरा ओलंपिक गेम्स है। ठीक, आइए देखते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स क्या है और इसमें भारत के कौन कौन से खिलाड़ियों ने पदक जीता हुआ है। आइए देखते हैं हम लोग। टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारी सफलता मिली हुई थी। हम लोग जान रहे हैं कि बहुत सारे पदक जीते हुए थे। उसके बाद ओलंपिक, पैरा ओलंपिक भी वहीं पर हुआ। कहां पर हुआ पहला पैरा ओलंपिक गेम? टोक्यो में ही हुआ। कहां पर हुआ? टोक्यो में हुआ। देखिए पैरा ओलंपिक कौन सा है? ये 16वां पैरा ओलंपिक टोक्यो में जो हुआ था। नोट करेंगे, 16वां पैरा ओलंपिक था टोक्यो में जो हुआ। और ओलंपिक कौन सा था? 32वां ओलंपिक गेम था। कौन सा था? 32वां। भाई अब आपकी प्रश्न आएगा जो है 32वां, 34वां, 35वां, 33वां, 34वां, 35वां सारा लिखा दिया हूं। कहां कहां पर होंगे आप लोगों को तैयार भी होगा। ठीक, अब देखिए इस जो पैरा ओलंपिक हुआ इसमें भारत ने कुल कितना पदक जीता? 19 पदक जीता। कुल कितने पदक जीता? 19 पदक जीता। कितने स्वर्ण जीता? 5 स्वर्ण जीता, 8 रजत जीता और 6 कांस्य जीता। 8 5 13 6 19। कुल कितने स्वर्ण, कितने पदक जीता पैरा ओलंपिक में भारत ने? बताओ भाई, कुल कितने पदक जीता पैरा ओलंपिक में भारत ने?
मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? बिल्कुल, रेणु जी ने 19। कुल कितने जीता पैरा ओलंपिक में? कुल कितने पदक जीता भारत ने? 19 पदक जीता। बिल्कुल आना शुरू हो गया शशांक जी और सभी भाई। 19। आप लोग शेयर करते रहो भाई, मैं जानता रहूं कि आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। प्रीति जी 19, अलका जी 19, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक, अब आइए देखते हैं किसने किसने जीता और क्या क्या जीता। देखिए फोटो आपके सामने पहुंच गई है, एक बार फोटो में देख लेते हैं। बहुत कम पढ़ेंगे, सारे प्रश्नों को फंसाएंगे। ठीक, हाँ बहुत कम पढ़ेंगे लेकिन सारे प्रश्नों को फंसाएंगे आपके। आइए देखते हैं। देखिए जो ये फोटो ये दिखाई पड़ रही है किसकी है? अवनी लखेरा। इन्होंने जीता है निशानेबाजी में, दोहरा पदक जीता है इन्होंने। ठीक, हाँ उसके बाद कौन है? सुमित। ये फोटो ये है आपकी स्क्रीन पर। सुमित अंतिल जेवलिन, जेवलिन थ्रो में क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं ये। 5 स्वर्ण जीता गया है, यहीं पर दिखाई पड़ेगा आपको। सिंहराज अधाना निशानेबाजी में, बिल्कुल अवनी लखेरा जी भी है। सिंहराज अधाना निशानेबाजी में ये भी दोहरे पदक जीते हुए है। ये पदक विजेता है। अभी आपको एकदम हम चलेंगे तालिका में, अभी आप फोटो देख लीजिए बस, जिससे आपका इंटरेस्ट इसमें ज्यादा बन जाए, आपकी समझ में आने लगे। ठीक, और ये फोटो है मशीन मनीष नरवाल की है। किसकी है? अच्छा उन्हीं लेखरा जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लेखरा जी हैं बिल्कुल। शशांक जी, अच्छा लखेरा बोल दिया था, नहीं लेखरा जी हैं भाई। हाँ हाँ नोट कर लिए होंगे तो अभी नोट बाद में कराऊंगा, क्योंकि सारे खिलाड़ियों को कौन सा पदक किसने जीता है उस वहां पर जो है मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा। मनीष नरवाल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन है? मनीष नरवाल। किसमें? निशानेबाजी में। कृष्णा नागर, देखिए ये फोटो है कृष्णा नागर जी की है, बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते हैं। और जो ये फोटो दिखाई पड़ रही है सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में हो सकता है छप जाए, नोट करिएगा। सुहास एलवाई, ये क्या है भाई? एक प्रशासक हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम है। बिल्कुल ज्योति जी, गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं, जहां पर हम हैं वहां के डीएम है। पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, मतलब एक ऐसे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, आईएएस हैं, जिन्होंने किसी ओलंपिक पैरा ओलंपिक में पदक जीता है। तो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बैडमिंटन से खेल रहे थे ये। ठीक, अब हम देखते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं। ये देखिए एक और फोटो है, इस पर भी गौर करिएगा। प्रमोद भगत बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते हैं। किसमें? बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते हैं प्रमोद भगत। तो फोटो आप लोगों ने देख लिया होगा, ये सारी फोटो थी। ठीक, अब आइए हम सीधे चलते हैं भारतीय पदक विजेता। यहां पर देखते हैं कौन किस खेल से संबंधित है सारी चीजें। अवनी लेखरा जी महिलाओं की, इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता, देख लीजिए यहां पर है। ठीक, स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी से थी ये। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो से जीते थे, फोटो आप लोग देख चुके हैं। मनीष नरवाल निशानेबाजी से थे, भी स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। प्रमोद भगत बैडमिंटन और कृष्णा नागर बैडमिंटन। तो ये 5 खिलाड़ी हैं। अच्छा पैरा ओलंपिक का मतलब समझते हैं आप लोग? पैरा ओलंपिक का क्या मतलब है? एक तो ओलंपिक हो गया था भाई, ये पैरा ओलंपिक होने की क्या जरूरत पड़ गई? पैरा ओलंपिक होता है दिव्यांग, जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं। कौन से खिलाड़ी? दिव्यांग, जो किसी ना किसी रूप से, हाँ वेरी गुड रेणु जी, दिव्यांग जो किसी ना किसी रूप से क्या है? शारीरिक रूप से विकलांग है। उनके लिए एक अलग खेल का आयोजन किया जाता है।
उसी को पैरा ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। 16वां पैरा ओलंपिक गेम्स था ये। बहुत बड़ा रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा है भारतीयों का, कुल 19 पदक जीत कर आए हुए हैं। अब इसमें से आप जो स्वर्ण ज्यादा रटिएगा, ठीक है, क्योंकि अब जब इतने पदक हो जाते हैं, पदकों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो स्वर्ण में से ज्यादा पूछने की संभावना बनती है। तो आप स्वर्ण पदक जितने हैं उनको आप ध्यान में बैठा लीजिएगा। बाकी हम देख ले रहे हैं रजत पदक भी कौन कौन पाया हुआ है। भाविना पटेल रजत पदक जीती हैं, टेबल टेनिस से हैं। नारियप्पन ऊंची कूद में है, थंगावेलू। प्रवीण कुमार ऊंची कूद में है। देवेंद्र झाझरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो से हैं, जिनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पिछले बार कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक, योगेश कथुरिया डिस्कस थ्रो से थे। निषाद कुमार ऊंची कूद से थे। निषाद कुमार किससे थे? ऊंची कूद से थे। सिंहराज अधाना पुरुषों की है, निशानेबाजी से थे। देखिए सुहास एलवाई, नोट करिएगा इनको, बैडमिंटन से थे। बाकी कांस्य पदक आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुंदर सिंह गुर्जर हैं, जेवलिन थ्रो से हैं। शरद कुमार जी हैं, ऊंची कूद में हैं। ठीक, शरद कुमार जी हैं, ऊंची कूद में हैं। सिंहराज अधाना जी हैं, ऊंची पुरुषों की निशानेबाजी से हैं। अवनी लेखरा, अब देखिए कांस्य पदक भी जीती हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और यहाँ देखिए स्वर्ण पदक भी जीती हुई हैं, डबल लगाया हुआ है, ये नाम नहीं भूलना है आपको। कांस्य और स्वर्ण पदक दोनों जीती हुई हैं अवनी लेखरा, इंपॉर्टेंट हो गया है। और किसने जो है दोहरा पदक जीता था, ये यहाँ पर और थे, सिंहराज अधाना निशानेबाजी में। तो देखिए भाई सिंहराज अधाना क्या क्या जीते हैं, कहाँ पे हैं। देखिए कांस्य पदक भी जीते हुए हैं सिंहराज अधाना, और रजत पदक जीते हुए हैं। दो नाम आप नोट कर लीजिए। एक नाम नोट करिए जो है अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा कौन कौन सा? स्वर्ण, उनके सामने लिख दीजिए, स्वर्ण पदक भी जीती हुई हैं और कांस्य पदक भी जीती हुई है। नोट कर लीजिए आप इसे। और दूसरा, हाँ दूसरा जो है कौन है? सिंहराज अधाना, ये रजत और कांस्य जीते हुए हैं। बाकी सुभाष एलवाई इंपॉर्टेंट हैं, रजत और कांस्य। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों के, नोट कर लिए होंगे। स्पीड हमारी ज्यादा तो नहीं है, धीमा कर सकते हैं स्पीड को। आप लोगों की समझ में आनी चाहिए, पहली प्राथमिकता है। अच्छा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नोट करते हुए पढ़ रहे हैं आप लोग। आगे आगे बढ़ते हैं हम। पहले एक थोड़ा सा और देखते हैं, एक चीज छूट गया है पिछली उस पर। ये देखिए पैरा ओलंपिक पदक तालिका में भारत टोक्यो में 19 पदक जीता है। उसके पहले कब कब जीता था? 19 पदक। 2016 में 4 पदक मात्र जीता था। 2012 में एक ही पदक जीत पाया था, सोचिए। 1972 में एक जीता था, 1984 में 4 और 2004 में 2 जीता था, सोच लीजिए। अब की बार बहुत अधिक पदकों की संख्या हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आप बस इतना जानिए, अवनी लेखरा जी का नाम जानिए आप, सिंहराज जी का नाम जानिए आप, और जो है सुहास एलवाई का। बाकी जितने स्वर्ण पदक जीते हुए हैं उनका नाम आप लर्न करेंगे। इतने से ही आपका प्रश्न फंस जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि यहां से प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। पैरा ओलंपिक में से प्रश्न आएगा, तो यहां से प्रश्न जरूर आएगा, मुझे पूरा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है, शारीरिक रूप से अशक्त खिलाड़ियों, जो शारीरिक रूप से किसी ना किसी रूप से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, उनका ये गेम है। 16वां मैंने पहले बताया था कि 16वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, ये पैरा ओलंपिक था, और 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। दोनों नोट कर लिए होंगे। 16 क्या था? पैरा था, ओलंपिक गेम था, पैरा ओलंपिक गेम था। और
32वां क्या था? 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था। बाकी मैंने सब लिखा दिया है भाई। 33वां कहाँ पे होगा, 34वां कहाँ पे होगा, 35वां कहाँ पे होगा, 3 मैंने लिखाया है पैरा ओलंपिक। आप लोग नोट भी किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब पहले यहां देखते हैं कि कौन सा देश पैरा ओलंपिक में पहले स्थान पर था। तो बस एक ही रखना, ज्यादा नहीं। चीन पहले स्थान पर था। पदक तालिका में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता था? चीन ने जीता था पैरा ओलंपिक में। कुल कितने पदक जीता था? 207, 96, 60 और 51। बस यही इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबा प्रोसेस हो रहा है ना, बहुत पहले हुआ है गेम, अब लास्ट तक पहुंच रहा है, तो एक ही पूछेगा बस। भारत का कौन सा स्थान रहा? 24वां स्थान रहा। 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य, कुल कितना हो गया? 19 पदक जीता है भारत। कुल कितने पदक जीता है भारत ने? 19 पदक जीता है। 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ये ओलंपिक आपका, अभी थोड़ा सा एक पॉइंट और है। पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो पैरा ओलंपिक का शुभंकर है शोमेटी। क्या है पैरा ओलंपिक का शुभंकर? शोमेटी है। हाँ, पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है? शोमेटी। आप लोग भाई ये बताओ कि ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? ओलंपिक खेलों का कोई बताए हमको, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? आ गया भाई उत्तर, देखता हूं किसका है। मिराई तोबा, बिल्कुल रेणु जी, बहुत अच्छा। मिराई तोबा बहुत अच्छा। शोमेटी तो पैरा ओलंपिक का है, और मिराई तोबा ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए मिराई तोबा। ये क्या है? पैरा ओलंपिक, ये ओलंपिक खेलों का शुभंकर था। ठीक, बस मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। पैरा ओलंपिक में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी लगभग सब पे हम बृहद रूप से चर्चा कर लिए हैं आपसे। अब इसमें कुछ नहीं बच रहा है। ठीक, 10 मिनट की और क्लास रहेगी आपकी। आप लोग ऊब तो नहीं रहे हैं? समझ में आ गया है? 10 मिनट की क्लास और बढ़ा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सारांश पढ़ना है, बिल्कुल 10 मिनट, बिल्कुल आप लोग उबिएगा मत। ठीक, लगातार आप बने रहिएगा। अभी आपकी स्क्रीन पर आज का सारांश मैं सोच रहा हूं इसी वीडियो में समाप्त कर दूं, या उसके लिए एक अलग लेकर के आऊं क्लास। छोटी क्लास हो जाएगी, फिर वो बहुत छोटी क्लास हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आज ही की क्लास में खत्म कर देते हैं। 10 मिनट की और क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। जितना अभी तक आपने पढ़ा है सब रिवीजन हो जाएगा आपका उसमें। आ गई आपकी स्क्रीन पर, देखिए महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। आइए देखते हैं, पहले राष्ट्रीय देखते हैं फिर अंतरराष्ट्रीय देखेंगे। पहला है, केंद्र सरकार ने किसानों के गन्ने का चीनी मिल में विक्रय करने का नया मूल्य अगस्त 2021 में क्या निर्धारित किया? तो 290 रुपए प्रति कुंटल। किसने निर्धारित किया? केंद्र सरकार ने निर्धारित किया। किसने निर्धारित किया है? केंद्र सरकार ने। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का कुछ और है। आप लोग ढूंढ करके हमें बताएंगे 290 है कि कुछ ज्यादा है। ज्यादा है, मैं इतना बता रहा हूं, अब आप लोग ढूंढिएगा क्या है। केंद्र सरकार ने गन्ने का चीनी मिल में विक्रय करने का नया मूल्य क्या है? 290 रुपए प्रति कुंटल। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 26 अगस्त 2021 को कौन सा ई पोर्टल जारी किया? बहुत सारे लोगों ने बनवाया था भाई, उनको मिल जाएगा श्रमिक बेरोजगार भत्ता, ई श्रम पोर्टल। आप लोगों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन किया था कि नहीं किया था? कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था?
लाइन लग गई थी कि हमको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, इतना जल्दी सरकार नहीं देने वाली है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा, नोट करिएगा, 10 अगस्त 2021 उत्तर प्रदेश के महोबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा महिलाओं के लिए किस योजना का प्रारंभ किया? मैंने बताया है आपको उज्ज्वला 2 योजना का। मैंने चर्चा किया है इससे पहले कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी और कहां से की गई थी। फिर यहां पर दिया हुआ है, रिवीजन हो जा रहा है आप लोगों का। महिलाओं को लकड़ी से जलने वाले चूल्हों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ किया था। किसके लिए था? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले महिलाओं को ये सिलेंडर दिया जाना था और चूल्हा दिया जाना था फ्री में। देखिए, महिलाओं को इसलिए एक स्वच्छ ऊर्जा की देने की बात चल रही है। 2 मिनट, बस 1 मिनट बताऊंगा। दरअसल होता क्या है, जब महिलाएं लकड़ी से या जीवाश्म ईंधन से, जो लकड़ी वगैरह होती है, इनसे जब भोजन बनाती है चूल्हे पर, तो उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसीलिए इस समस्या के समाधान के लिए ही उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। बहुत सारी महिलाएं बहुत कम समय में आप देखते होंगे दमा की मरीज हो जाती थी। इसी से मुक्ति दिलाने के लिए जो है सिलेंडर दिया जा रहा है और उज्ज्वला 2 योजना के तहत 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, एक होली, दूसरा दीपावली में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले, थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है इसके लिए, हाँ चलिए। उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में। हो सकता है क्वेश्चन छप जाए आपके परीक्षा में। शिलान्यास किया किसने किया? राष्ट्रपति ने किया, रामनाथ कोविंद जी, श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया। अगला क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को, तो कई बार पढ़ चुके हैं, विभाजन विविधता स्मृति दिवस, चर्चा इस पर और क्या करें, बस कई बार हो चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 को रोजगार दिलाने वाली किस बड़ी योजना की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोगों ने नहीं देखा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तो ये पूछा जाएगा कि इस योजना की शुरुआत कब की गई, या प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो रोजगार से संबंधित है। 75वें स्वतंत्रता दिवस, तो जिसे हम किस रूप में मना रहे हैं? 75वें स्वतंत्रता दिवस को हम लोग किस रूप में मना रहे हैं? बताओ भाई, जल्दी बताओ। 75वें स्वतंत्रता दिवस को हम लोग किस रूप में मना रहे हैं? आजादी का अमृत महोत्सव। आ गया उत्तर, बिल्कुल राहुल जी, आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये आप ध्यान में रखना भाई, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना रोजगार से संबंधित है। बिल्कुल बिल्कुल रेणु जी। आइए बढ़ते हैं, बस 10 मिनट का और काम है, खत्म हो जाएगा। संसद द्वारा अगस्त 2021 में पारित 137वां 127 संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ग के आरक्षण के लिए सूची निर्माण से संबंधित है? सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग। तो आप नोट करिएगा इसको, क्योंकि इसे प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम में। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 127वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय मोबाइल स्क्रैच नीति के अंतर्गत निजी यात्री वाहन कितने वर्ष बाद सड़कों पर नहीं चलेंगे? 20 वर्षों बाद। इसको मैंने काफी ज्यादा चर्चा किया था पिछले दर्पण में। हाँ, स्क्रैप नीति के तहत आप लोगों को पता होगा। आगे चलते हैं।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए कौन सा ब्रांड व लोगो जारी किया? इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो आप लोग नोट करेंगे, सोन चिरैया। सोन चिरैया क्या है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए कौन सा ब्रांड व लोगो जारी किया? तो सोन चिरैया किस मंत्रालय ने जारी किया, इसको भी नोट करिएगा, आवास एवं शहरी मंत्रालय ने जारी किया है। ठीक, भारत की 4 आर्द्र भूमि, तो मैंने इस पर काफी चर्चा किया है, आप सब लोगों को पता होगा। तो अगस्त 2021 में किस अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन साइट्स में सम्मिलित किया गया? तो रामसर कन्वेंशन। इसमें रामसर कन्वेंशन में 2 फरवरी को वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है, आप लोग जानते ही है। और चारों कौन कौन से हैं? मैंने कहा था लर्न करना, ये आपके जरूर इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है, विंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, थोल लेक वाइल्ड लाइफ और बधवाना वेटलैंड, यही चारों इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को निजीकरण को बढ़ावा देते हुए किस नीति का अनावरण किया? तो नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन, ज्यादा नहीं, बस यही इतना जानिए, नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन। तो क्या है भाई नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन? निजीकरण की एक नीति है। क्या है? निजीकरण की एक नीति है। उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए ज्यादा हमने चर्चा नहीं किया था। अगला है, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एजेंट्स के लिए कौन सा नया मोबाइल ऐप अगस्त 2021 में प्रारंभ किया गया? आनंदा। कौन सा मोबाइल ऐप है? आनंदा मोबाइल ऐप है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एजेंट्स के लिए कौन सा नया मोबाइल ऐप? उसके एजेंट्स जो हैं आसानी से क्या कर पाएंगे? LIC कर पाएंगे। ठीक, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आनंदा वगैरह, इसको नोट किए रहिएगा आप लोग। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से पति की मृत्यु के कारण विधवा हुई महिलाओं के कल्याण के लिए किस योजना का प्रारंभ किया? तो मिशन वात्सल्य योजना का प्रारंभ किया। किसका किया? मिशन वात्सल्य योजना का प्रारंभ किया। मिशन वात्सल्य योजना क्या है कि इसके तहत जो भी कोविड-19 के कारण विधवा हुई हैं महिलाएं, उनको एक छतरी के नीचे बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। नोट कर लिए होंगे आप सब। आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक, देखते हैं क्या है, यहां पर है। अब देखिए, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा नए प्रारंभिक उद्योगों को सहायता देने के लिए किस योजना का प्रारंभ 25 अगस्त 2021 को किया गया? समृद्धि। किस योजना का किया गया? समृद्धि का किया गया। नोट करेंगे, समृद्धि क्या है? समृद्धि एक योजना है। हाँ, समृद्धि क्या है? समृद्धि एक योजना है जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है। नोट कर लिए होंगे। अगला है, भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 100 दिन के किस अभियान का प्रारंभ किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके लिए आ सकता है। सुजलाम अभियान किससे संबंधित है? तो गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए। ये कुछ राष्ट्रीय थे जो हमने चर्चा किया, बस ज्यादा से ज्यादा 4-5 पॉइंट हैं अंतरराष्ट्रीय, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद क्लास को हम ऑफ करेंगे। भारत तथा कतर की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ? तो देखिए यहां पर भारत और कतर का दे रहा है, जबकि हम लोगों ने जो देखा है वो और देशों के थे। जैर अल बहार, क्या है? जैर अल बहार।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपैक्ट समिट सितंबर 2021 में कहाँ आयोजित हुई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो जिनेवा में हुई थी। कहां पर हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। अगला है, इसको मैंने चर्चा किया था, आप लोगों को पता भी होगा, भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त 5वां प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? काजिंद। तो कजाकिस्तान हो गया और भारत हो गया। काजिंद से जानते रहिएगा कि कजाकिस्तान है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बिना स्टील के निर्माण के किया? पिछली वाली दर्पण में पढ़े थे हम लोग। तो स्वीडन ने किया। किसने किया? स्वीडन ने किया। ऐसे स्टील का निर्माण किया जिसमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्पादन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? CO2 हमारे वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती है। क्या करती है? हमारे वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती है। अगला है, इप्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली मीटिंग इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये 3 देश हैं इप्सा में। यहां पर देखिए दिया हुआ है। अजता में कब संपन्न हुई? 25 अगस्त 2021। थोड़ा सा आगे की परीक्षा का है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, बस जानते रहिए इप्सा में कौन कौन से देश हैं। मालाबार वाला आप लोग जान ही रहे हो, भारत सहित 4 राष्ट्रों की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास मालाबार 21। तो कौन कौन से हैं? वहां पर 3 मैंने बताया था, यहाँ पर एक और बढ़ गया, देख लीजिए। भारत है, अमेरिका है, जापान, यही 3 बताया था। एक और कौन आ गया? ऑस्ट्रेलिया। 4 देश हैं इसमें मालाबार में, संशोधन कर लीजिएगा। वहां जल्दबाजी में हम लोग 3 ही देख लिए थे, यहाँ पर 4 दे रहे हैं। मालाबार 4 देशों का है। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? ठीक, बस यही 3 पॉइंट और बचा है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, 4 पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अगस्त 2021 में अध्यक्षता किस राष्ट्र ने किया? ये सुरक्षा परिषद है, भारत ने किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑपरेशन देवी शक्ति आप लोग जान रहे हैं, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। 16वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल अभी अभी चर्चा की है, टोक्यो में हुआ है, आप लोग जान ही रहे हैं। ये 10वां पॉइंट आपके लिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका के किस कैरिबियन देश में 7.32 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया? तो हैती में आया। किसमें आया? हैती में आया। अगला पॉइंट है, 11 पॉइंट है इसमें, अगस्त 2021 में जारी कुशमेन एंड वेकफील्ड 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार विश्व में कौन सा राष्ट्र उत्पादन के लिए सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला राष्ट्र है? तो चीन है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए इसे। अगला है, फुटबॉल विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी लियोनेल मेसी। तो बस मैंने जो बताया था वही आप जान लीजिए, किसमें चले गए हैं? पेरिस सेंट जर्मन क्लब में चले गए हैं। अब आपको बस यही जानना है कि भाई लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देख लीजिए, मैं चर्चा कर ही रहा था कि यहाँ पे आ गया। आगामी 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक किया जाएगा। ठीक, 34वां 2028 में लॉस एंजल्स, मिल गया, रिवीजन कर लीजिए। 35वां कहाँ पे होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तीनों 33, 34 और 35 मैंने कहा, और 32 का कहाँ पे हुआ है? टोक्यो में हुआ ही है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है भाई, बनता है, बार बार कह रहा हूं, और जब जब पढ़ा रहा हूं तब तब कह रहा हूं, आप लोग नोट जरूर करिएगा। अगला है, वर्चुअल ग्लोबल पीस कन्वेंशन 2021 का आयोजन ग्लोबल पीस फाउंडेशन द्वारा। कोई मतलब नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। जल्दी से हम अपनी जो है रिकॉर्डिंग क्लास ऑफ करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी क्लास होती जा रही है ये।